हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने कल लेक्चर 1 में हमने पूरी डिटेल इंट्रोडक्शन सब अच्छे से समझा। आज हम लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे। जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अभी तक आपने, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, लेकिन डेफिनेशन तक आप सीमित रहे होंगे। अभी आप फोटोसिंथेसिस के बारे में और ज्यादा डिटेल पढ़ने वाले हो। उसके अलावा हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस है क्या, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जब होता है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तुरंत आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, उसको भी हिट कर देना, और सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगी ऑल की, उसको क्लिक कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल है, मेरा ईमेल है, उस पर मेल कर सकते हो। क्योंकि जो बच्चों वाले चैनल होते हैं वहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है वो बंद कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो जिसमें हमने समझा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है। यही पढ़ा हमने, जिसके एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अभी आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा होगा तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, ठीक है। इसके लिए आप सीक्वेंस वाइज चलते रहिए, ताकि आपके एक एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसमें हम एनिमल्स ले सकते हैं, मैन ले सकते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट ले सकते हैं, जिसमें हमने कल पीचर प्लांट का भी एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, आपकी बुक में आपने देखा होगा कि सिर्फ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और साथ में इसके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक, हालांकि एक अलग इसका एक आगे और डिटेल में आएगा, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड डेड यानी मरे हुए, और डिकेइंग यानी सड़े हुए मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है फंगई, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड और कुछ बैक्टीरिया है जो कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड में आते हैं। यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाते हैं या खाना लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट आता है वो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे प्लांट्स आते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने खाने के लिए, ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर एक डॉडर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। इस तरीके का एक बेल सील जो है वो एक प्लांट से लिपटी हुई रहती है, जो कि वहाँ पर उससे जो भी उसका खाना है, जो भी उसका न्यूट्रिशन है, वो उससे लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऐसी प्रोसेस, ये तो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपना फूड लेता है, ठीक है, जिसमें एनिमल अपना फूड लेता है, लेकिन वो उस फूड को लेने से लेकर उसके एंड पार्ट तक कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सेमिलेशन एंड इजेशन। ये सारे 5 ऐसे प्रोसेस है जो ह्यूमन भी फॉलो करता है, जिसके कारण ह्यूमन भी जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये वही 5 स्टेप जो है वो यूज करता है। यानी आपने रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला,
तो वो जो मुंह में डाला आपने, रोटी का टुकड़ा या चावल का टुकड़ा या कोई भी खाने का चीज़ आपने मुंह में डाली, तो वो हो गया उसका इंजेक्शन। उसके बाद वो पेट में पहुंचेगा, उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। पूरी रोटी तो आपके पूरी बॉडी पार्ट में नहीं घूमेगी ना, उसका डाइजेशन होगा। फिर धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। उसके अंदर जो ज़रूरी विटामिन मिनरल है वो बॉडी लेना स्टार्ट करेगा। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से 5 ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हैं या उस प्रोसेस में आते हैं, फूड जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसके एब्जॉर्प्शन से लेकर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने तक वो प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके डू में है। डू में आपने देखा है कि यूग्लिना लिखा हुआ है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो ऑटोट्रॉफिक मोड में भी जिंदा रह सकता है ये, और अगर ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड में भी अपने आप को न्यूट्रिशन दे सकता है। यानी कह सकते हैं इट हैज बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो जो है वो स्किप कर करके नहीं देखनी है, क्योंकि डिटेल से पढ़ोगे तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मजबूत होगा। यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ 7th के हिसाब से नहीं करनी, यहाँ पर पढ़ाई आपको अपनी बेसिक जो बेस है, नींव है, आपको अपनी नींव को मजबूत करना है, ताकि आपको फर्दर या हायर क्लासेस में जो है वो डिफिकल्टीज ना आए। ठीक है, इसके लिए आपको हर चीज़ को बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। डिटेल से नहीं समझोगे तो वो फिर ऐसा होगा कि अभी कोई देखने वाला तो है नहीं, आप मोबाइल पे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने साथ जो है वो अगर ईमानदार नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम भी आप ही को ही फेस करनी पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड जो प्लांट द्वारा बनाया जाता है वो उसकी लीव्स तैयार करती है तेरा। ठीक है, तो जिसके कारण लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाना तैयार होता है। और जो लीव्स होती है, यानी ये जो लीव्स है, ठीक है, ये कैसी दिखती है, ग्रीन होती है। तो ये ग्रीन इसीलिए दिखती है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट, जो सन की एनर्जी है या सन की जो लाइट है, इसको कैप्चर करता है। ठीक है, उसके बाद इसी की हेल्प से, इसके अलावा ये सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आगे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनकी हेल्प से ये खाना तैयार करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए आपसे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो आपका सीधा आंसर होगा ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, की प्लांट की हरी पत्तियों में है, ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड तैयार किया जाता है किसके द्वारा, ग्रीन लीव्स के द्वारा, वो एक सिंपल शुगर की फॉर्म में या फिर उसको ग्लूकोज की फॉर्म में भी कहा जाता है। ग्लूकोज के रूप में ये खाना जो है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाए, पूरा जितना एक प्लांट ने पूरे दिन भर में खाना बनाया है वो सारा का सारा यूज कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ खाना जो है उसका बच भी जाएगा, कुछ ग्लूकोज जो है वो बच भी जाएगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, वो अपने स्टोर करके रख देगा। तो जिसके कारण जब वो फूड स्टोर रहेगा, ठीक है, उसको स्टार्च कहा जाएगा। अब ये स्टार्च जो है वो स्टोर कहाँ रहेगा, ये लीव्स में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि फूड जो है ग्रीन लीव्स के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोज बोला जाता है। सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज बोल, याद रख लो कि ग्लूकोज उसको कहा जाता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में सेव किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अगर पूछा जाए कहाँ स्टोर किया जाता है, तो आपके पास सीधा आंसर होना चाहिए प्लांट की लीव्स में। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने थोड़ा सा सिंपल, जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट लेता है और सनलाइट वो क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण वो वो जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार करता है
वो उस दौरान प्रोडक्ट तैयार करता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको सीधा सा आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट अगर सही तरीके से रेडी नहीं होगा तो सिंपल से क्वेश्चन में भी अटक जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से रेडी होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जाए आपको रेडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सनलाइट जब ग्रीन लीव्स अपना खाना तैयार करती है तो उस दौरान उसको सनलाइट की जरूरत होती है। तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस दौरान जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि हम आगे बढ़ने से पहले हमको टॉपिक के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब फोटोसिंथेसिस किसी जगह पर होती है तो वहां पर 3 मेन स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हमने देखा कि सनलाइट जो है वो बहुत जरूरी होती है और सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, वो काम को होता है क्लोरोफिल का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, चाहे भले ही कितना भी धूप निकल जाए, ठीक है, कितनी भी सनलाइट आ जाए, उस दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। यानी वो प्लांट या वो ट्री या वो लीव्स खाना तैयार नहीं कर पाएगी जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। पहली बात ये याद रखनी है। यहाँ पर हमने देखा लाइट एनर्जी यानी सन से मिलने वाली जो लाइट है, यानी वो लाइट एनर्जी अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वाटर का स्प्लिट होता है। वाटर आपको पता है कैसे बनता है, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, वाटर का। तो ये स्प्लिट हो जाता है, ये अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये कब अलग होता है, जब उसके ऊपर लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी पड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। उसके दौरान हमने ये चीज भी पढ़ी कि जब उसको पीछे हमने देखा कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कब होता है, यहाँ पर देख लो स्प्लिट हो चुका है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमने देखा था, वो प्रोडक्ट क्या तैयार करता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट तैयार करता है। यानी वो ग्लूकोज का सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, या कह सकते ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बॉडी में वो और ज्यादा डाइजेस्ट होगा और वो सिंपलेस्ट फॉर्म की, इसके बाद वो फर्दर और कोई उसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी के जो सेल है उसको आसानी से ले लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 चीजें ये यहाँ पर ये याद रखनी है आपको। उसके अलावा कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये सारे कुछ इसके रॉ मटेरियल है कि जब तक ये नहीं होंगे तब तक फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक मोटी सी कॉपी लगा लेनी है और अपने नोट्स जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से लिखा गया है आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आपको फाइनल के लिए अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ क्यों आपको नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स हमने पीछे पढ़ा ना, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप बोलोगे कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए वाटर एंड रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में और क्या क्या चीजें होगी, रॉ मटेरियल में और होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपकी अगर बुक में बात करें तो आपकी बुक में सबसे पहले दिया गया है वाटर एंड मिनरल। कहाँ पर, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रॉ मटेरियल में है ही है। इसके अलावा क्लोरोफिल भी चाहिए उसको, ठीक है, सनलाइट भी चाहिए उसको, ये भी उसके रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के रूप में ही आएंगे। तभी जो है प्लांट की जो लीव्स है वो खाना तैयार कर सकेगी। इसके नीचे आप देखेंगे कि अब बात आई है वाटर एंड मिनरल की। वाटर एंड मिनरल को हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नीचे वाले टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये वाला टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आएगा तो ऊपर वाला टॉपिक बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है, नीचे आपके बुक में जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा है।
तो जैसा कि हम जानते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, पत्ता, ठीक है, हरी पत्ती। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, एक लीफ का स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें जो है वो नंबर्स ऑफ स्मॉल 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 पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अगर हम प्लूरल में बोल रहे हैं तो स्टोमेटा, अगर हम सिंगुलर में बोल रहे हैं तो हम स्टोमा पढ़ेंगे फिर उसको। यानी अगर हम एक वन पोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टोमा है। अगर हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्मॉल पोर की बात कर रहे हैं तो वो स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा है कहाँ पर होता है, लीव्स के सरफेस में होता है, लीव्स के सरफेस में होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये याद करनी है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस। तो इन्हीं अब अगर ये डिटेल में देखो, अगर एक स्टोमेटा को हम डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए, ये क्लोजिंग और ये जो है यहाँ पर ओपनिंग। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हीं पोर्स से वो अंदर एंटर करेगी, ठीक है। ये जूम करके दिखाया गया है, इतना वैसे हमको दिखाई नहीं देता है विदाउट माइक्रोस्कोप। ये सब देखने के लिए हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तब हम ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इन्वायरमेंट से आई, ठीक है। आपको पता है एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से ही आई। तो यहाँ से क्या हुआ, वो स्टोमेटा के अंदर चली गई। और स्टोमेटा कहाँ होता है, स्टोमेटा जो है वो लीफ के सरफेस में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया। और उसके दौरान क्या हुआ, इसको ओपन और क्लोज करने में, ये अपने आप नहीं होता, इसके कुछ गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। जब जरूरत होती है तब ये खुला होता है, ठीक है, और जब जरूरत नहीं होती है तो ये क्लोज रहता है। हर टाइम अगर ये ओपन रहेगा तो इसके अंदर जरूरी जो वाटर है वो भी वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और वो प्लांट जो है धीरे धीरे उसमें पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी हो जाने से वो जो पेड़ है वो सूख कर गिर जाएगा। तो ये हमेशा खुला नहीं रहता है, ये तभी खुला रहेगा जब इसका काम होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अंदर जा रही है, उस समय खुला ही है, और उसी दौरान जो है ऑक्सीजन, और ये देखिए H2O यहाँ पर जो है वो वेपर के फॉर्म में आ रहा है, भाप के फॉर्म में आ रहा है, पानी निकल के बाहर नहीं आ रहा, वो वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहा है। और उसी दौरान जो है वाटर वेपर और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। उसके बाद ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये काम होता है। पहला हमने क्या बोला कि लीफ के सरफेस में, पहला पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा। थोड़ा सा यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि लीव्स के सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर हम सिंगल एक पोर की बात कर रहे हैं तो उसको स्टोमा पढ़ेंगे, अगर हम बहुत सारे पोर्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको स्टोमेटा पढ़ेंगे। दूसरा हमने बोला है कि इन्हीं स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट से होते हुए अंदर जाती है, और बाहर अंदर से ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाहर निकलता है। ये हर टाइम हमने, और इसके अलावा ये भी पढ़ा है कि हर टाइम ओपन नहीं रहता है, हर टाइम क्लोज नहीं रहता है। जब ज़रूरत होती है तब ये खुलता है, और जब ज़रूरत यानी गैसेस के एक्सचेंज के दौरान, ज़रूरत भी छोड़िए, सिंपल सी बात याद रख लिए, गैसेस के एक्सचेंज के दौरान ये ओपन और क्लोज होता है। इनको ओपन और क्लोज करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं गार्ड सेल, जो इनको ओपन और क्लोज करते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े जब भी जगह जाते हो, या पार्क में जाते हो, या फिर रेस्टोरेंट जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक गार्ड मिलता है जो डोर को ओपन एंड क्लोज करता है। तो बस उसका काम भी यही है, इसके गार्ड सेल का, ये इसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डू प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स, दोनों लगा सकते हैं यहाँ पर, वाटर एंड मिनरल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्लांट को वाटर की ज़रूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, जो ऑब्वियसली उसका रॉ मटेरियल है उसको होगी, तो वो कहाँ से लेगा, रूट से लेगा, उसकी जड़ से लेगा, ठीक है। जड़ कहाँ होगी, रूट कहाँ होगी, सॉइल के अंदर होगी। और वो जिस प्रोसेस से लेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस, जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। पर इतनी सी एक छोटी सी टर्म आप याद रख ही सकते हो कि जो रूट से
पानी एब्जॉर्ब किया जाता है किससे, रूट से, जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। दूसरा, वाटर एब्जॉर्ब जो रूट के द्वारा किया जाता है वो कहाँ से, रूट से होकर नीचे से अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है और वो एक वेसल्स के थ्रू जाता है। ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि उस वेसल को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। उस वेसल को हम बोलते हैं जाइलम। यहाँ पर देख सकते हो जाइलम बोलते हैं। ये क्या करता है, नीचे से यानी रूट से लेकर वाटर को पहुंचाता है कहाँ तक, फोटोसिंथेटिक सेल तक, जो कि उसके कहाँ पर है, लीव्स में है और अदर पार्ट्स में भी होते हैं। कईयों के स्टैम देखना आप, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं या प्लांट होते हैं उनकी स्टैम भी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो मतलब क्या हुआ कि उसमें भी जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो यानी सिंपल सी बात, जहां जहां पर भी एक प्लांट के फोटोसिंथेटिक सेल है वहां तक ये जो जाइलम वेसल्स है वो उसके वाटर को वहां पर सप्लाई करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी होता है ना, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन होती है, ब्लड वेसल्स, जिसको नसें भी बोलते हैं। तो वैसे ही जाइलम भी एक वेसल है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा, आपका जो नेक्स्ट इसमें आओगे आप, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सनलाइट। तो सनलाइट यानी सन से मिलने वाली जो लाइट और एनर्जी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो प्लांट है वो ड्यूरिंग डे टाइम में ही वो अपना फूड तैयार कर पाएगा, क्योंकि दिन में ही उसको सन की लाइट मिलेगी। और फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी कंबाइन या फिर टू मेक बनाना। ठीक है, तो ऐसा फूड जो सनलाइट से तैयार किया जाता है और उस प्रोसेस का नाम इसीलिए दिया गया है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल जैसा कि हमने देखा है कि जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, उस पिगमेंट के कारण होती है। और वो पिगमेंट कौन सा है, वो पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया है कि क्लोरोफिल क्या करता है, सोलार एनर्जी को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमने इसका डिटेल भी पढ़ लिया था, उसको केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। फिलहाल तो हमको इतना याद रखना है कि ये जो क्लोरोफिल है वो सोलार एनर्जी को कैप्चर करता है, और ये ही एनर्जी यानी कौन सी एनर्जी, सोलार एनर्जी। ये जो सोलार एनर्जी है ये क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसके सारे नोट्स अच्छे से लिख लेना, और उसके बाद जो है हम लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे।